समग्र शिक्षा परख 2024 हिंदी माध्यम टेस्ट है। तीसरा क्लास 9वीं का ये मॉडल आंसर है। आप सभी का एजुडी पार्ट में स्वागत है प्रिय शिक्षकों और विद्यार्थियों। हम इसके पहले भी आप लोगों के लिए मॉडल आंसर जारी करते आए हैं, आज भी लेकर के आए हैं। हिंदी खंड को हम पहले देखेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़ें और 1 से 5 तक के प्रश्नों को उत्तर दें। तो यहां पर देखते हैं कि मुझे किताबों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। ओह, मेरा मतलब है मेरे शहर की सार्वजनिक लाइब्रेरी। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको किताबों से भरी ऊंची अलमारियां दिखाई देती है। मैं कहूंगा कि यह काफी भारी है, लेकिन फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा जो लाइब्रेरियन मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किताब की तलाश कर सकता है और अच्छी सिफारिशें सुझा सकता है। वह बच्चों के लिए बुक क्लब और कहानी सुनाने के सत्र जैसे मजेदार कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वह निश्चित रूप से काफी लोकप्रिय है। लाइब्रेरियन चीजों को व्यवस्थित भी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि किताबें सही जगह पर वापस आएं। हालांकि हाल में ही ऐसा लगता है कि पुस्तकालय कम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। शायद वे उतना नहीं पढ़ रहे हैं या शायद उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। यह थोड़ा दुखद है क्योंकि पुस्तकालय एक सामुदायिक स्थान हुआ करते थे जहां साझा रुचियों वाले लोग इकट्ठा हो सकते थे और चर्चा कर सकते थे। पुस्तकालयों को खोने का मतलब है उस मूल्यवान कलेक्शन को खोना। इसलिए हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ते रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के बारे में नहीं है, यह लोगों को एक साथ लाने और कल्पना को जगाने के बारे में है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या है। प्रश्न है, लेखक को क्या बहुत ज्यादा प्रभावित करता है? लाइब्रेरियन से बात करना, लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को जगाना, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए शोध करना, किताबों से भरी ऊंची अलमारियों को देखना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को जगाना। ये भी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए आप देख रहे होंगे कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के बारे में नहीं है, लोगों को एक साथ लाने और कल्पना को जगाने के बारे में है। ऐसा नीचे ही लाइन में लिख दिया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें, गद्यांश के अनुसार लाइब्रेरियन क्या नहीं करता है? बच्चों के लिए सत्र आयोजित करें, लाइब्रेरी में बुक क्लब की मेजबानी करें, ये दोनों ही करते हैं। बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाएं, पढ़ने के लिए दिलचस्प किताबें सुझाएं। यहां पर देखते हैं कि सी ऑप्शन आपका बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाएं। देखिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाता नहीं है, हाँ स्कूल प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी ओर से मदद जरूर कर देता है। यहां पर देखिए स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किताब की तलाश कर सकता है, बनाता नहीं है। बनाने का काम तो विद्यार्थी का ही रहेगा। ठीक, अगला हम देखें, गद्यांश के अनुसार यदि पुस्तकालय गायब हो जाए तो क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय को किताबों की दुकान में बदल दिया जाएगा, चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। चर्चा के लिए जो सामुदायिक जो स्थान है वो गायब हो जाएगा। बच्चों के पास स्कूल प्रोजेक्ट की किताबें नहीं होंगी और बच्चे अधिक किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। इस अनुच्छेद में ऐसा क्या सबूत है जो यह सुझाव देता है कि पुस्तकालय अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे? पुस्तकालय में कम लोग आते हैं, इससे पता ही चल रहा है कि अब जो है पुस्तकालय उतने लोकप्रिय नहीं रहे। बाकी हम देखते हैं कि अब पुस्तक क्लब में नहीं होते, लोगों को पुस्तकालय बहुत पुराने जमाने के लगते हैं, अच्छी किस्म के नहीं। ये सही उत्तर है, पुस्तकालयों में कम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पुस्तकालय संगीत संबंधी रुचियों को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक स्थान है। आगंतुकों को पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकें ढूंढने में कठिनाई होती है। पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने में लाइब्रेरियन एक महत्वपूर्ण है। तो गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए लाइब्रेरियन की भूमिका तो रहती है, तो इस हिसाब से हम देखें तो पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने में लाइब्रेरियन जो है महत्वपूर्ण है। और पुस्तकालय आगंतुकों की संख्या में गिरावट उच्च सदस्यता शुल्क के कारण है, ये नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने में लाइब्रेरियन महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें कि अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में लिखा जाता है आदरणीय, पूजनीय, श्रीमान और प्रिय। यहां पर देखते हैं तो प्रिय क्या है? इसका सही उत्तर है प्रिय। जहां शब्दों की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं, वहां क्या अलंकार होता है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या रूपक? तो सही उत्तर है यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी
मादकता अधिकाय, वहां पर कनक कनक 2 बार आता है ना। तो उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग तो इस चीज को समझ सकते हैं कि जहां शब्दों की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो किंतु उसके अर्थ हर बार जो है अलग अलग हो रहे हैं। तो यहां पर सही उत्तर है यमक अलंकार। सोनू कार से लखनऊ जाएगा, वाक्य में काल है, सोनू जो है कार से लखनऊ जाएगा। अब ये भविष्य की बातें हो रही है इसलिए भविष्य काल इसका सही उत्तर होगा, वाक्य में भविष्य काल है। रचयिता शब्द का शुद्ध वर्तनी है, अब ये ऐसा रचयिता नहीं लिखा था, रचयिता होता है। तो ये यहां पर देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है रचयिता। ठीक है, रचयिता। अगला प्रश्न है सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग अलग कीजिए। यहां पर हम देखते हैं कि सामूह धन हिक है, सा धन मुहिक है, सामूह धन इक है और समूह धन इक है। सही उत्तर आपका होगा डी ऑप्शन समूह धन इक। क का उच्चारण स्थान है, क जैसे ही आप पढ़ते हैं आप थोड़ा कंठ में अपना हाथ रखेंगे क, तो आपको थोड़ा सा यहां पर कंपन महसूस होगा। तो क का उच्चारण स्थान है कंठ, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है कंठ। घनत्व में कौन सा प्रत्यय है, घनत्व में त्व प्रत्यय है। यहां पर हम देखें प्रत्यय त्व, ये इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। यहां पर देखिए अल्प विराम को दिया है कोष्टक में, कोष्टक के अंदर कौन सा चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर है अल्प विराम, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह कहलाएगा आपका वाक्य, तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें गणित में कि दी गई आकृति से जो कोण ए और डी है का माप ज्ञात कीजिए। और यहां पर ए ऑप्शन 60 अंश 140 120 और 30 है। हम देखते हैं यहां पर ए ओ डी पूछा किसको है, ए ओ डी को। यहां पर ए ओ डी ये वाला कोण को जो है पूछा है और मान दे दिया है, आप देख रहे हो कि कोण बी का मान दिया है और कोण सी का मान दिया है। कितना कितना है 30 30 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। और यहां पर आप देख रहे हो कि 30 30 हो गया 60। अब 60 में हम 120 जोड़ेंगे तभी 180 अंश का होगा, तो ये इधर वाला तो 120 हो गया। अब देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। अब इसका शीर्ष का जो कोण है इसके इधर अभिमुख में वो भी क्या होगा 120 ही होगा। तो यहां पर हम माने कि ए और डी का मान क्या होगा, सी ऑप्शन 120 अंश। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना भाग में बटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी हो गया 22 और 22 ये भाग है। 22 भाग में कितना रंगीन है, आप देख रहे हैं कि 11 भाग जो है रंगीन है। तो ये कितना प्रतिशत पूछा है, अब इसको हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। यहां पर आपको ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ये कट गया, फिर ये 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये शून्य का शून्य, 50%। सीधी सी बात है 22 में 11 यदि रंगीन है यानी आधा रंगीन है तो ये 50% ही इसका क्या होगा सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। अगला हम देखें कि निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। सबसे पहले है 21, फिर 23 है, फिर 25 है, फिर 27 है और फिर धन 29 है। तो इस पैटर्न को पूरा करना है, सबको जोड़ करके देखना है कि कितना आता है। तो सबको यदि हम जोड़े तो ये हो गया आपका 21 और 29 हो गया आपका 50। फिर हम देखते हैं कि 23 और 27 हो गया आपका फिर से 50, 100 हो गया और 100 और ये 25 हो गया 125। 125 यहां पर देख रहे हैं किसका घन है, 5 का घन है, इसलिए 5 का घात 3 है, 5 का घन 125 होगा। 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पछे 25, पछे 125। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, सही उत्तर है। ठीक है, एक बोर्ड की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। यदि इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई होगा 7 फीट 9 इंच। सबसे पहले हम करते क्या है 7 फीट, 1 फीट बराबर हो जाएगा आपका 12 इंच। ठीक है, तो 7 फीट बराबर हो जाएगा 7 फीट बराबर 12 सत्ते हो जाएगा 84। फिर उसमें हम देखते हैं कि 9 को भी जोड़ दें तो 84 और 9 को यदि जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा 93 इंच। ठीक है, अब इस 93 इंच को हम बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं, बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं तो क्या हो जाएगा बट्टे 3 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 31 इंच हो गया। अब 31 इंच में हम देख रहे हैं कि 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, तो हम 12 दूनी हो गया 24। 31 में जो है हम 24 को घटा दें, 31 में 24 को घटा दें, क्यों 24 को घटा रहे हैं कि 24 इंच बराबर हो जाएगा 2 फीट। तो क्या हो जाएगा 31 में हम 24 यदि घटाएं तो उत्तर आ जाएगा 7 इंच।
तो 2 फीट 7 इंच इसका सही उत्तर है। यहाँ पर है ऑप्शन में, देखिए ये देखिए डी ऑप्शन ही 2 फीट 7 इंच इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन सही रहेगा। यदि 2 दर्जन केले का मूल्य 96 रुपया है तो 4 केले का मूल्य होगा 2 दर्जन, यानी कहने का मतलब है 1 दर्जन में होगा 12 तो 2 दर्जन में हो गए 24। तो 24 केले का मूल्य कितना है? 96 रुपया। तो हम देख लें कि 96 को जो है 24 से हम भाग दें तो हमको पता चल जाएगा। या करें क्या, या फिर आप कर सकते हैं 96 बटे 24। अब इसको कटा दें। सबसे पहले हम देखते हैं इसको कटा करके 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इसी तरीके से 2 चौक 8 हो जाएगा। 9 में 8 गया, बच गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर हम देखते हैं 2 से फिर कटेगा, 2 छिक्का 12 और ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर हम देखते हैं कि 6 कम 6, 6 चौक 24, सीधा हम कटा दें, है ना, तो 4 आ गया। 1 केले का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया। तो 4 केले का मूल्य पूछा है यहाँ पर, तो 1 केले का मूल्य 4 रुपया, तो 4 केले का मूल्य 4 गुणित 4 यानी 4 चौक हो जाएगा 16, 16 रुपया इसका सही उत्तर होगा। ठीक। किसी वृत्त की परिधि कितनी होगी? किसी वृत्त की परिधि कितनी होगी? तो इसका सूत्र है 2 पाई आर, है ना। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या है? 2 पाई आर इसका सही उत्तर है, ये ऑप्शन। आगे हम देखते हैं कि उस घन का आयतन खालिस्तान घन सेंटीमीटर होगा जिसका विकर्ण का माप 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि घन का विकर्ण का माप क्या होता है? घन का विकर्ण का माप होगा, आप जानती हैं कि भुजा वर्गमूल 3 होता है घन के विकर्ण का माप सूत्र में। और यहां पर हम देख रहे हैं कि उसी से हम तुलना कर रहे हैं, तो भुजा का मान कितना आ रहा है? भुजा का मान आ रहा है आपका 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तुलना कर रहे हैं तो वर्गमूल 3 की जगह वर्गमूल 3 और भुजा की जगह में 6 है। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है? घन का आयतन यानी भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घात 3। और यहां पर देख रहे हैं कि भुजा का मान क्या है? 6 है, तो 6 का घात 3 यानी 6 का गुणा 3 बार, 6 छक्का 36 और 36 छक्का हो जाएगा आपका 216। ये सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक। अगला हम प्रश्न देखें कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? हम प्रथम 9 अभाज्य संख्या को लिखते हैं। क्या है 9 अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, फिर हम देखते हैं 13, फिर हो जाएगा 17, फिर 19 है और फिर हम देखें तो 23 है। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 1, 9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसका औसत निकालेंगे। तो जोड़ते हैं सबसे पहले। अब भाई आपको जो दिए गए मानों का योग कितना है और मानों की संख्या, मतलब कहना चाहिए आंकड़ा का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है औसत। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। 23 7 हो गया आपका 30, फिर हम देखते हैं कि 17 और 13 हो जाएगा इसका भी मान 30, फिर हम देखते हैं कि 19 और 11 का भी मान हो जाएगा आपका 30, और उसके बाद हम जोड़ते हैं इनको, तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ रहे हैं 30 30 60 30 90 और 10 हो गया 100। 100 को जो है हम 9 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 100 को हम 9 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 100 को 9 से फिर भाग दे रहे हैं तो 9 एकम 9, 10 में 9 गया, बच गया 1, उतारे आप 0, 9 एकम 9, फिर क्या हो जाएगा? 10 में 9 गया तो बच गया 1, फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य लगा सकते हैं, एकम 9, फिर ये क्या आया और फिर हम 1 शून्य लगा सकते हैं, फिर 9 एकम 9। ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये अशांत हो गया, अब इसको अशांत दशमलव बोलते हैं। 11.11। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 11.11। कौन सा विकल्प है? आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन क्या है? 11.11, ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें कि संख्या 1024 का वर्गमूल है। 1024 का वर्गमूल है, आप जो है वर्गमूल याद कर लेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के जितना भी आप कर पाए, कक्षा 9वीं में है तो आप 40 तक का याद कीजिए। ठीक, तो 1024 का वर्गमूल है, आप देख पा रहे हैं इकाई में क्या आया है? इकाई में आया है 4। हम इसको जो है 2 बार यदि गुणा करते हैं, 3 को 3 तिया हो जाएगा 9, यहां पर 6 का हम 2 बार करेंगे तो 6 जी का 36, 36 का हो गया इकाई में 6, और हम देखते हैं कि 4 चौक 16, 16 में भी इकाई में आता है 6, यहां पर हम देखते हैं 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, उस हिसाब से हम देखें तो शीघ्रता से पता चल जाएगा। थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो क्या होगा?
1024 का जो वर्गमूल है वो 32 होगा। वैसे भी हम देखें तो 32 गुणित 32 का आप हल करोगे तो आ जाएगा 1024। डी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है 32। एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी और अभी भी उसके पास 540 किताबें हैं। उसके पास मूल रूप से कुल कितनी किताबें थी? अब यहां पर देखिए कि 60% किताब तो बेच दिया, अब उसके पास जो बचा है वो 40% किताब है। मान लो उसके पास जो है 100 किताब है और 100 का 40% ही बचा है, तो 100 का 40% बराबर कितना है? यहां पर देखते हैं कि 540 है। अब यहां पर करेंगे क्या, 100 को एक तरफ रखने देते हैं, 40% को पक्षांतर कर देंगे। वास्तव में 40% क्या है? 40/100 है। 540 के साथ ये 40% जो कि 40/100 है, 100/40 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम हल कर देते हैं। ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया। हम देखते हैं कि 4 एकम 4, यहां पर हम काटे तो 4 एकम 4, 5 में 4 गया, बच गया 1। अब ये 4 के सामने आ जाएगा तो वो हो जाएगा 14, तो 4 तिया हो जाएगा 12। अब 14 में 12 गया, बच गया 2, और 2 जो है शून्य के सामने आएगा तो फिर हो जाएगा 20। फिर हम देखते हैं कि 4 पंचे हो जाएगा 20, तो ये आ गया 135 और गुणित इधर बचा है कितना? 10। अब इसका हम कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 1350। ये इसका सही उत्तर होगा। तो आप देख रहे हो कि सी ऑप्शन 1350 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें उससे पहले हम सबको इरेज कर लें कि दिए गए अंकों के क्रम में अगली संख्या होगी। आप देख रहे हो 35 है, फिर 35 में 5 कम हो गया 30, फिर 5 कम हो गया 25, फिर 5 कम हो रहा है 20, फिर 5 कम हो गया तो आ गया 15, और 15 में हम 5 कम करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो यहां पर ए ऑप्शन क्या है? 10, ये सही उत्तर है। आगे हम देख रहे हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य कहने का मतलब है औसत ही है। तो आप देखते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये तो हो गया 10, 9 और 1 हो गया 10। ठीक, फिर 8 और 2 हो गया, फिर ये 10, फिर ये देखते हैं कि 3 और 7 हो जाएगा आपका 10, और 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, और ये 5 का 5। अब देखते हैं कि 10 10 20 30 40 50 और ये 5 हो गया 55। तो 55 को हम 10 से यदि भाग दें, 55 को यदि हम 10 से भाग दें, या हम इसको दशमलव रूप में हम लिखें 55/10 को, यहां पर है दशमलव, ये मान के चलें, इसको हम आगे बढ़ाएं, हर को क्या करना है? 1 करना है। 1 कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी दशमलव आगे बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 5.5, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5.5, ये सही है। ठीक है, यदि लाभ 70 रुपया पर 70 पैसे हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहां पर हम देखते हैं कि 70 पैसा हो, 70 रुपया को हम पैसा में हम कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? 70 रुपया, और 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 70 गुणित 100 हो गया। फिर हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा? 70 बटे आपका 7000, जब इसको गुणा करेंगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए फिर हमको इसको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर ये कट गया, ये भी कट गया, फिर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो उत्तर आ गया आपका 1%। तो ये सही उत्तर है बी ऑप्शन, 1%। ठीक, एक पहिया 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी पूर्ण करता है, उसे उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसे लिखो गया उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि पहिया जो है 1000 चक्कर लगाया और कितना दूरी तक चला गया? वो चला गया 88 किलोमीटर। तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में मीटर में दिया है, तो हम सबसे पहले तो क्या कर लेंगे? 88 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 88 गुणित हो जाएगा आपका 1000 मीटर, तो हो जाएगा 88,000, ये हो गया मीटर। फिर हम देख रहे हैं कि ये तो उसकी चली गई दूरी है, ठीक है, और वो कितने चक्कर के बाद इतना दूरी चली गई है? 1000 चक्कर के बाद। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं? पहिए की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। पहिए की परिधि कहने का मतलब है उसके चारों ओर के घेराव को हम क्या कहेंगे? पहिए का परिधि। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1000 चक्कर लगाया, तो इसको दूरी से जो है 1000 को जो है हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया,
मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 88 जो है ये परिधि हो गया पहिए की। अब हम देख रहे हैं कि पहिए की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। कहने का मतलब यह है कि 88 2 की जगह में 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर क्या है, आपको आर को ज्ञात करना है, पहिए की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो आर को आर ही रहने दें। अब क्या करेंगे, आर बराबर इधर जो जितना भी है ना इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर क्या है 88 है। आप देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर का जो है भाग जो है ऊपर का जो अंश है वो नीचे चला जाएगा 2/22 और नीचे जो हर है 7 है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम कटा के देखते हैं तो हो जाएगा आपका 22 से कम 22, 22 चौक हो जाएगा 88। अब यहाँ पर 2 कम 2 और 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। हम ऊपर में देख रहे हैं कि 2 गुणी 7 हो गया, 2 सत्ते हो जाएगा 14। 14 मीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। 14 मीटर जो है इस पहिए का क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ए ऑप्शन देखिए 14 मीटर ये इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें कि एक घन में कुल फलक होते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लें। एक घन में कुल फलक होते हैं, आप देख रहे हो कि ये ऊपर का फलक, आप देख रहे हो कि ये ऊपर का फलक, फिर ये 2 3 4 और सामने की ओर ये हो गया 5 और ये पीछे की ओर है 6। 6 फलक होते हैं, तो सही उत्तर है बी ऑप्शन 6। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, यह है समाज विज्ञान से। राजू शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गांव जाना चाहता है, पर कुछ लोग उसे बलपूर्वक रोकते हैं। ऐसा करने से किस मौलिक अधिकार का हनन होगा? देखिए उसकी स्वतंत्रता छीन रही है। यहां पर देखें, जी हाँ, ये देखिए डी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसका सही उत्तर है ना, तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा। मिट्टी निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? चट्टानों का छोटे कणों में टूटना ही कहलाता है अपक्षय। तो मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों के अपक्षय से होता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि एक चित्र है, यह चित्र जनसंख्या परिवर्तन के किस प्रकृति को बता रहा है? आप देख रहे हो कि एक तरफ है जन्म दर, जन्म दर जो है भारी है मतलब ज्यादा है और मृत्यु दर जो है उसमें कमी है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगा और मृत्यु दर कम होगा, तो उसमें जनसंख्या बढ़ेगी। अब यहां पर है देखिए जनसंख्या का बढ़ना, इसको प्रदर्शित कर रहा है आपका चित्र, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जनसंख्या का बढ़ना। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? अपने सर को ढककर उसे बचाएंगे। ये तो सही है। क्या है, हमारे सर जो है नाजुक अंग है, इसमें ठोकर लगी यानी मृत्यु, इधर हाथ पैर टूट गया तो बच जाओगे। लेकिन इसलिए क्या करना है कि भूकंप में हम कि अपने सर को ढक करके बचाएंगे। यहां पर देखिए शिक्षक के निर्देश का इंतजार क्यों करोगे, इंतजार है ना, अपने जान बचाना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। जहां है वहीं शांति से बैठ जाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, ऐसा नहीं है, अपना आत्मरक्षा खुद को करना है। ठीक है, अपने सर को ढक करके उसे बचाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता का कारण था, क्या कारण था? केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। देखिए जगह जगह जो है विद्रोह हो रहे थे, तो केंद्रीय नेतृत्व का तो अभाव था। शिक्षित वर्ग तथा राजवाड़े का असहयोग था। उपरोक्त समस्त विकल्प सत्य है, और क्या है विकल्प? पर्याप्त मात्रा में हथियार का भाव, जी ये तो रहेगा, है ना। तो सी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त समस्त विकल्प सत्य है, ये सही है। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लैंगिक समानता यानी लड़की लड़का दोनों समान, तो लड़के लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, ये तो पहला ऑप्शन सही है। और देखते हैं, लड़कियों को सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग न लेने वाली बात आ गई है, इसलिए गलत है ये। लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करने चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका ये ऑप्शन क्या है, ये सही है, समान अवसर मिलना चाहिए, तभी लैंगिक समानता बना रह सकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक, हवा चलती है तो लहरें आती है ना, तो ये आप बी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है पवन। बाकी ज्वार भाटा तो लहर उत्पन्न होने के कारण होता है, लहर उत्पन्न होने के प्रमुख कारक पूछा है ना। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति, जल में ताप की भिन्नता, सही कारण पवन है। ठीक, अगला हम देखें तो अक्षांश
रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, सत्य नहीं है बोल रहा है। नहीं नहीं, ये तो सत्य है, ठीक है। विषुवत रेखा मुख्य अक्षांश रेखा, ये भी सही है। इनकी संख्या 360 है। देखिए ये गलत है, 360 ही हो ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं। ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई कम हो जाती है, हाँ ये सही है, ठीक है। ये सी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है। किस प्रकार के वन की विशेषता उच्च वर्षा विविध वनस्पतियां और जीव हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ये सब चीज वन की विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। और बाकी जो है ये नहीं है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्रामीण विकास से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है? नगर पालिका परिषद, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायती राज संस्थाएं। यह है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की बात हुई है और ग्रामीण विकास से संबंधित योजना बनाने में पंचायती राज संस्थाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। चारों विकल्प में से सही क्रम होगा क्या क्या है? चार विकल्प क्या क्या दे दिया है इसमें? कच्चा माल, फिर बाजार, फिर वस्तु निर्माण। कच्चा माल के बाद बाजार, फिर वस्तु निर्माण, ये नहीं है। कच्चा माल, फिर वस्तु निर्माण, फिर बाजार, ये है बी ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, कच्चा माल फिर वस्तु निर्माण होगा, फिर उसको बाजार ले जाया जाएगा। फिर ये देखते हैं कि बाजार, फिर वस्तु निर्माण, फिर कच्चा माल, ये नहीं है। बाजार, कच्चा माल, सही ऑप्शन है कच्चा माल, वस्तु निर्माण, फिर बाजार। अगला हम प्रश्न देखें कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो सही ऑप्शन है यहां पर भूस्खलन नहीं है, जैवमंडल ये भी नहीं है, संसाधन संरक्षण ये सही उत्तर है। सी ऑप्शन, संसाधन संरक्षण ही इसका सही उत्तर रहेगा। अगला इसमें देखते हैं पारितंत्र, वो भी नहीं है। बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट बना, शारदा एक्ट बना है सन 1929 में। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। तो यहां पर देखिए सी ऑप्शन भारत, ये सही उत्तर है। यहां पर आप देख रहे हो कि निम्न ग्लोब का चित्र खालिस्तान कटिबंध को प्रदर्शित कर रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं चित्र में कि यहां पर ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, और ऊपर में हो गया ये आपका कर्क रेखा, नीचे में ये 23.5 अंश, नीचे में हम देखें डिग्री में तो ये हो गया मकर रेखा। तो आपका कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहां पर है, जी हाँ, डी ऑप्शन देखिए उष्ण कटिबंध, ये इसका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं विज्ञान खंड से कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां पर हम देख रहे हैं दूरी कितना है? दूरी है 80 किलोमीटर और समय आपका कितना है? 2 घंटा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0 का 0, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहां पर है ऑप्शन? देखते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि दिए गए चित्र अनुसार आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। और परावर्तित किरण, यहां इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसका क्या होगा मान? और मान दे दिया है आपका इधर नीचे में 25 अंश। अब देखते हैं कि यहां से अभिलंब से यहां सतह तक का जो कोण बनता है वो तो बनेगा 90 अंश का बना है, ठीक है, और ये है 25 अंश। तो यहां पर जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का मान कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 65 अंश। तभी तो 65 अंश और 25 अंश को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो ये 65 अंश है। तो वैसे ही इधर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? समान होगा। तो 65 धन 65 हो जाएगा आपका 130 अंश। तो यहाँ है ऑप्शन में, जी हाँ, देखिए सी ऑप्शन 130 अंश, ये सही उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना था। अगला हम देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? समय का मात्रक है कि ऊर्जा का है कि सामर्थ्य का है? इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है पीने योग्य पानी का पीएच मान होता है पीएच 12, पीएच 9, पीएच 1, पीएच 7। सही उत्तर है पीएच 7। पीने योग्य पानी का जो हाइड्रोजन सांद्रता है वो 7 होना चाहिए। तो पानी जो है न तो अम्ल है, नहीं क्षार है, बीच का है, उदासीन है, तो वो पानी पीने योग्य होता है। अगला हम प्रश्न देखें
तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचने के लिए निम्न में से उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है? पॉलीथीन का? नहीं, ये तो प्रदूषण का कारण है ना। जूट की बनी थैलियों का, ये सड़ जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है, समझिए। प्लास्टिक के डिब्बे का, प्लास्टिक की बोरी, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर बी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है। अगला हम देखें कि निम्न में से कौन गतिमान वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है किलोग्राम प्रति घंटा, और ये देखते हैं घंटा प्रति किलोमीटर, और ये घंटा किलोमीटर है। तो सही उत्तर क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का मात्रक हो गया। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय, संग्रहित, नवीनीकरण या उत्पादक। तो सही उत्तर है नवीनीकरणीय। ठीक है, इंद्रधनुष के उत्पन्न होने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? प्रकाश का विक्षेपण जिम्मेदार होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, तब जाके जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन विक्षेपण, ये सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है बोल रहा है। यहां पर हम देखें नाइट्रोजन, ये नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, उष्मा के अवशोषक होते हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इनके कारण से बढ़ती है। पेरिस्कोप का आरेख, यहां पर पेरिस्कोप का आरेख दे दिया गया है। पेरिस्कोप में पहले दर्पण से आने वाली आपतित किरण और दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण के बीच क्या है? किरण के बीच का कोण क्या है? अब देख रहे हो कि आप यहां इधर से क्या हो रहे हैं? प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, और यहां पर है एक दर्पण, और ये सीधा टकरा करके ये मुड़ गई। यहां पर जो कोण बना वो कितना अंश का बना? 90 अंश का। फिर हम देख रहे हैं यहां पर एक मिरर है, यहां से ये फिर आपतित हुई और परावर्तित हो गई, तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बना। तो 90-90 कितना हो जाएगा? आपतित किरण और दूसरे दर्पण के परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो 90-90 हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, ये डी ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर है 180 अंश। अगला हम प्रश्न देखें, रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। यहां पर विटामिन ए की कमी से, ये सही उत्तर है डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केले का पकना, सूते कपड़े का सूखना। जी हाँ, ये सूती कपड़े का सूखना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केले का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का जमना भी, और जूट के थैले का भी सड़ना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सही ऑप्शन है सूती कपड़े का सूखना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बेरी में, रिकेट्स में, घेंघा में और त्वचा रोग में। तो सही उत्तर है रिकेट्स में। रिकेट्स रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, है ना। अगला प्रश्न है, मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव और गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, जिसे कहा जाता है जैविक ईंधन, सौर ईंधन, जीवाश्म ईंधन, गोबर ईंधन रिकेट्स में। यहां पर सही ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। यहां पर ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक, अब हो जाता है, क्या करोगे। अगला देखते हैं, कांच की खाली बोतल को पानी में डुबाने पर बोतल से वायु के बुलबुले निकलते हैं। कांच का जो खाली बोतल है उसको पानी में डुबा गया और फिर थोड़ा सा तिरछा किया गया, तो वहां से वायु का बुलबुला निकलता है। तो बोतल में भरी हवा, बोतल के अंदर हवा भरी होती है, जी हाँ, तभी तो वो निकलेगा। और क्या है, बोतल में खाली जगह होती है, खाली जगह में भी तो आपका हवा रहेगा। तो ये खाली जगह होती है ऐसा नहीं है, खाली जगह में हवा भरी रहती है। तो पानी में वायु के कारण या वायु दाब के कारण। तो सही ऑप्शन ये है कि बोतल के अंदर हवा भरी रहती है, इसके कारण से जो है बोतल से वायु के बुलबुले निकलते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा ये मॉडल आंसर? यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक कीजिए। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर हमें बताइए। हमसे भी कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, तो हम उस त्रुटियों का सुधार जो है कमेंट के माध्यम से कर देते हैं। पहला वाला कमेंट को हम पिन कर देंगे, जो भी हमसे त्रुटियां होगी। हमने बहुत हद तक प्रयास किया है सही उत्तर ढूंढने का। तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको 4 दिसंबर की मॉडल आंसर मिल सके।